पिछले साल देखो हमास और इजराइल के बीच में जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय देखो ईरान के जो दूसरे फ्रंट है ना मिडिल ईस्ट में, जैसे हिजबुल्ला, ये लेबनान में, इन्होंने भी ना इजराइल के अगेंस्ट एक फ्रंट ओपन कर दिया था। हिजबुल्ला की स्ट्रेटजी ये थी कि हमें ना इजराइल के साथ फुल स्केल वार नहीं लड़ना है, लेकिन बीच बीच में हम बम बरसाते रहेंगे, वार भी स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन लिमिटेड कन्फ्लिक्ट हम जारी रखेंगे ताकि इजराइल के ऊपर प्रेशर रहे और उसे लगे कि हाँ कई फ्रंट पे वार स्टार्ट हो सकता है। तो ये देखो 1 साल से चल रहा था, ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो देखो इजराइल के साथ में ना लिमिटेड कन्फ्लिक्ट कर रहा था। लेकिन देखो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ना ये नहीं अनुमान लगाया था कि हिजबुल्ला के जो लीडर हैं नसरुल्ला, इनको एक स्ट्राइक में इतना जल्दी मार गिराया जाएगा, बट इजराइल ने वो संभव किया। बट अब देखो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ना ये अनुमान लगा रहे हैं, बट देखो वेस्ट एशिया अब और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा अशांति की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान समेत ईरान के जो प्रोक्सी ग्रुप्स हैं ना, फ्रंट्स हैं अलग अलग, जैसे हौथी रिबल्स, हिजबुल्ला, हमास, वो नसरल्ला की किलिंग का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इजराइल ने ये बोला है कि नसरल्ला की किलिंग के साथ में हमने ना बल्कि ग्राउंड इन्वेजन को रोकने की कोशिश की है। हमारा प्लान ये था कि हम लेबनान में अपनी फोर्सेस को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रह के वहाँ से बमबारी होती है इजराइल में रेजिडेंशियल एरियाज़ पे, और बॉर्डर के साथ लगते इजराइल में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है ना, वो अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हमने बहुत बार बोला हिजबुल्ला को, लेकिन वो नहीं माना, और हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम ग्राउंड इन्वेजन करें लेबनान में जाके, बट उसको हमने अवॉइड किया है नसरल्ला की किलिंग के साथ में। अब देखो क्या होगा, चूंकि हिजबुल्ला जो है लेबनान में, वो देखो एक मिलिट्री ग्रुप के साथ साथ या फिर मिलिटेंट ग्रुप के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है। तो नसरल्ला की किलिंग के बाद ना हिजबुल्ला में भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इनका काफ़ी होल्ड था अपने फॉलोअर्स के प्रति, बट हिजबुल्ला के जो मेंबर्स हैं ना, क्या वो नए लीडर को मानेंगे? क्या लेबनान में और ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा? आपस में ही वायलेंस देखने को मिलेगा हिजबुल्ला का होल्ड पाने के लिए, मतलब ग्रुप पे कब्जा जमाने के लिए। ऐसी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो लीडर बनेगा ना अब हिजबुल्ला का, वो अपने क्रेडेंशियल्स साबित करने के लिए इजराइल को ज़बरदस्त जवाब देने की कोशिश करेगा, मतलब दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो हमने नसरल्ला की किलिंग का बदला लिया है। कुल मिला के देखो कह सकते हैं सिचुएशन जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा ग्रिम दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। डेट आज की देखो 30 सितंबर 2024 है। आज कई सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे द हिंदू का कॉमन प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का गांधी एंड वुमेन इश्यूज से संबंधित। तीसरा इशू फिर हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिक वर्क कल्चर से संबंधित, और लास्ट आर्टिकल एथिक्स का जो स्टैटिक हम रिवाइज करते हैं वो डिस्कस करेंगे मोरल पुलिसिंग से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एग्रो फॉरेस्ट्री का ना सिंपल मतलब होता है खेत में ना क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ भी उगाना। जैसे इतनी ज़मीन है, किसान ने क्रॉप्स उगाई, लेकिन साइड में जो जगह बच गई वहाँ पे पेड़ भी उगा दिए। अब देखो एग्रो फॉरेस्ट्री का ना बहुत स्कोप है, बहुत सारे एग्रो फॉरेस्ट्री के फ़ायदे हैं, आगे आगे हम डिस्कस भी करेंगे। अभी देखो एग्री फॉरेस्ट्री के अंदर टोटल एरिया जानते हो कितना है? 28.4 मिलियन हेक्टेयर। ये नीचे देखो, बट 2050 आते आते ना ये इंक्रीज होके 53 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अब देखो राइटर का मेन पॉइंट ये है, एग्रो फॉरेस्ट्री को ना हम प्रमोट कर सकते हैं अगर इसे हम कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के साथ में इंटीग्रेट कर दें। ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल का सबसे मेन पॉइंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दें। किसके साथ में? क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के साथ में। क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? देखो ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं ना, जैसे फॉरेस्ट उगा दिए तो वो फॉरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, और इसके लिए उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इंसेंटिव मिल गया, मतलब पैसे मिल गए। इंसेंटिव देता कौन है? इंसेंटिव देखो डायरेक्ट भी मिल सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक
इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को मान लो सपोर्ट कर रहा है तो डायरेक्ट पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अब जैसे कुछ कंपनीज को ना एक निश्चित मात्रा में एमिशन करना होता है अपनी फैक्ट्रीज से, बट ना ये एमिशन कम नहीं कर पाते, ज़्यादा कर देते हैं एमिशन, तो ना इनको मार्केट से ना फिर कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने इतने एरिया में फॉरेस्ट उगा दिया, तो अब वो फॉरेस्ट जो उगाया है वो जितना कार्बन एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उस पर्सन को ना कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 टन कार्बन एब्जॉर्ब करने के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया है तो आपको ना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ना वो कंपनी जो ज़्यादा एमिशन कर रही है ना, वो कंपनी उस बंदे से क्रेडिट परचेज कर सकती है जिसने अपनी ज़मीन पे फॉरेस्ट उगाया है कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसने फॉरेस्ट उगाया, इसके उसको कार्बन क्रेडिट मिल गए, और वो कार्बन क्रेडिट उस बंदे ने बेच दिए उस कंपनी को जो अपना एमिशन कम नहीं कर पाई थी, और जिस वजह से उसको कार्बन क्रेडिट जो थे वो परचेज करने पड़ गए। तो इसकी अपनी अलग से एक कार्बन मार्केट बनी हुई है कि जो ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकता है ऐसे लोगों से जिनके पास में कार्बन क्रेडिट हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, उसको भी क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के साथ में ना इंटीग्रेट कर दो थ्रू ARR। ARR क्या है? ARR का मतलब है A फॉर एफोरेस्ट्रेशन। एफोरेस्ट्रेशन मतलब नई जमीन पे पेड़ उगाना। R का मतलब है यहां पे रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन मतलब जहां पहले पेड़ काटे जा चुके हैं वहां पे पेड़ों को फिर से उगाना। तीसरे R का मतलब है रीवेजिटेशन। रीवेजिटेशन मतलब जैसे घास, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब भी उगाना खाली जमीन पे जहां पे पहले था लेकिन अब नहीं है। लास्ट वाले रीवेजिटेशन का मतलब घास, श्रब्स, उन सब से हम समझ गए। तो ना पॉइंट यही आ गया फिर से, ये जो ARR प्रोजेक्ट्स है ना, इनके थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है ना, भारत का जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कि हम 2030 आते आते 2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 का एक्स्ट्रा एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो हम तैयार करेंगे। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था। ये कैसे की जा सकती है? ये की जा सकती है ज़्यादा पेड़ उगा के, ज़्यादा फॉरेस्ट तैयार करके। ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया तैयार करेगा तो मतलब ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसा देखो 2030 आते आते 2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 को एब्जॉर्ब करने का एडिशनल कार्बन सिंक इंडिया तैयार करेगा। ये इंडिया की कमिटमेंट है। तो राइटर बोलते हैं इस कमिटमेंट को पूरा करने में ना एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये वाली बात है। लेकिन देखो इसमें ना एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है अभी जो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स है ना, उन पे हमारे देश में जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है ना वो खरा नहीं उतरती। मतलब इंडिया में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती। क्यों क्वालिफाई नहीं करती? एक कंसेप्ट है यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस का। कॉमन प्रैक्टिस का कंसेप्ट ये बोलता है हम देखो उसे ही इंसेंटिव देंगे अगर कोई प्रैक्टिस स्पेशल की जा रही है, उसे ही हम फाइनेंस देंगे, उसे ही हम इंसेंटिव देंगे। जो प्रैक्टिस कॉमन है, जो प्रैक्टिस बिल्कुल कॉमन है और बिना इंसेंटिव के भी की जाती है तो उसे फिर इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स वालों का ये कहना है इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री में वैसे भी किसान पेड़ उगाते ही हैं, अगर हम उन्हें इंसेंटिव ना दें तो भी वो उगाएंगे ही। तो फिर ये कॉमन प्रैक्टिस है। क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ उगाना ये कॉमन प्रैक्टिस है और कॉमन प्रैक्टिस के लिए हम इंसेंटिव नहीं देंगे। उनका ये बोलना है हम इंसेंटिव देंगे जो चीज स्पेशल की जा रही है, एडिशनल की जा रही है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो डेफिनेशन है ना कॉमन प्रैक्टिस वाली, ये ना बड़े बड़े खेतों के हिसाब से डेफिनेशन डिसाइड की गई है। अब होता ये है लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, US में बड़े बड़े खेत हैं। वहां पे देखो बड़ी संख्या में हजारों पेड़ जो हैं वो एक साथ उगा दिए, हजारों पेड़ एक साथ उगा दिए तो उनको एडिशनल फॉरेस्ट मान लिया गया और उनको इंसेंटिव मिल गया। वो अब एलिजिबल हो गए अपने कार्बन क्रेडिट्स बेचने के लिए। बट इंडिया में जो लैंड होल्डिंग का साइज है ना बहुत छोटा है। इंडिया में देखो 86.1% जो फार्मर्स हैं वो तो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। उनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है।
और दिक्कत एक इंडिया में ये आती है, इंडिया में ना किसान सिस्टमेटिक ढंग से पेड़ नहीं उगाते एग्रो फॉरेस्ट्री में, स्कैटर्ड मैनर में उगाते हैं। यहाँ उगा दिया एक पेड़, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर उगा दिया। तो अब ऐसे पेड़ों को तो ना गिनने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से ये चैलेंजेस हैं कि इंडिया में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है। राइटर कहते हैं अगर देखो इंडियन फार्मर्स को एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए इंसेंटिव मिलता है ना, तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर वो मतलब कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं ना, तो वो और तेजी से और बड़ी संख्या में पेड़ उगाना स्टार्ट करेंगे। इससे देखो ना सिर्फ किसानों की इनकम बढ़ेगी, उन्हें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हासिल होगा, बल्कि देखो पेड़ उगाने से इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा, सोइल इरोजन कम होगा, बहुत सारे फायदे हैं। सोइल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अभी देखो किसान जो है मानसून के ऊपर डिपेंड हो जाता है, फसल अच्छी होगी खराब होगी, और नॉर्मल फसलें उगाते हैं तो केमिकल्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है, डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट का। बट क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ उगाने से ना ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी और किसान को थोड़ी मानसून के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है फसल खराब भी हो गई तो एक सोर्स तो है मेरे पास इनकम का, मतलब पेड़ों से, तो पेड़ जो मैंने उगाए हैं वहाँ से तो देखो इनकम आ रही है। तो किसानों की जो इनकम है ना डाइवर्सिफाई हो जाएगी, वेदर पैटर्न पे पूरी तरह से किसान डिपेंडेंट नहीं होगा। और जो दुनिया भर के देश टारगेट अचीव करना चाहते हैं कि हाँ हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, तो वो भी साथ के साथ हो रहे हैं ना। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स जो है ना, उनको इस चीज़ पे फिर से विचार करना चाहिए कि इंडिया में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको कॉमन प्रैक्टिस ना माना जाए। अगर उसको कॉमन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, कार्बन क्रेडिट्स के लिए किसान एलिजिबल होंगे, तो सोच के देखो इससे वर्ल्ड को कितना फायदा होगा, कितना बड़ा हम कार्बन सिंक तैयार कर सकेंगे। तो यही पूरा आर्टिकल है ये। अब लास्ट में 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कार्बन फाइनेंस और ARR इनिशिएटिव्स, ये सब हमने डिस्कस किया। अब ये डेटा जो है आप यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। जैसे अभी कितना एरिया एग्रो फॉरेस्ट्री में है 28.4 मिलियन, और फ्यूचर में 53 मिलियन हो सकता है 2050 आते आते। इंडिया में टोटल जितना लैंड एरिया है उसका 8.65% एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर है। एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू 2030 आते आते 2.5 बिलियन टन का एक्स्ट्रा जो कार्बन सिंक है वो तैयार किया जा सकता है। लेकिन चैलेंजेस हैं, एक तो लैंड होल्डिंग का साइज़ काफ़ी छोटा है, फिर सबसे बड़ा चैलेंज कॉमन प्रैक्टिस वाला है। हमारे देश में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसे देखो क्लाइमेट फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कॉमन प्रैक्टिस माना जाता है, इसलिए कार्बन क्रेडिट बेचने के लिए किसान एलिजिबल नहीं है, और जो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो इसे इंसेंटिवाइज नहीं करते। मतलब किसान अगर एग्रो फॉरेस्ट्री करें तो इसके लिए वो पैसा नहीं देते हैं। तो आर्टिकल में बोला गया था कि ये जो कॉमन प्रैक्टिस वाला स्टैंडर्ड है ना, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, बट भारत में सिचुएशन अलग है, लैंड का साइज छोटा छोटा है, छोटे छोटे किसान हैं, तो इंडिया सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है। कॉमन प्रैक्टिस को रीडिफाइन किया जाए और इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री की जाती है उसे सपोर्ट दिया जाए, और जो ये ARR प्रोजेक्ट्स है ना, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, रीवेजिटेशन, इनको स्केल अप किया जाए। बेनिफिट्स काफ़ी हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड। इकोनॉमिक में ये सारे किसानों को एडिशनल इनकम सोर्स मिलेगा। इन्वायरमेंट मतलब सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, वाटर को ज़्यादा सोइल रिटेन करेगी, सोइल इरोजन कम होगा, और लाइवलीहुड मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होगी। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन राइट इश्यूज़ के बारे में महात्मा गांधी के विजन से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2 अक्टूबर को ना गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ये 155वीं 155th बर्थ एनिवर्सरी होगी, और आज के समय में ना काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। जैसे RG कर हॉस्पिटल में इश्यू हुआ और महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस, इस पे काफ़ी डिबेट्स उठ रही हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं गांधी जी का जो विजन था ना वुमेन राइट्स के बारे में, वो हमें अपनाने की आवश्यकता है। तो हमने डिटेल से समझते हैं। देखो गांधी जी ने जब देखो इंडिया में पॉलिटिकल एरिना में एंट्री नहीं की थी ना, तो उससे पहले महिलाओं की क्या सिचुएशन थी भारत में। राइटर कहते हैं देखो, एक तरफ नेशनलिज्म यानी नेशनल पॉलिटिक्स का राइज होना, और दूसरी तरफ सोशल रिफॉर्म्स, और सोशल रिफॉर्म्स में भी खास करके वुमेन एम्पावरमेंट। ये दोनों प्रोसेस ना साथ के साथ चल रही थी। जैसे
कुछ जो सोशल रिफॉर्मर थे, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय, DK कार्वी, विष्णु शास्त्री पंडित, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये जो सोशल रिफॉर्मर थे ना, इन्होंने वुमेन राइट्स के पक्ष में ना काफ़ी काम किया। जैसे सती को बैन करवाया, प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, पर्दा की जो प्रैक्टिस थी उस पर बैन लगा, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब ये सब चीज़ें इंश्योर करने में ना इन सोशल रिफॉर्मर्स ने अपना योगदान दिया। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत थी, मतलब उस समय महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो जितना बन पड़ता था उतना ये इम्पैक्ट लेके आए सोशल रिफॉर्मर्स। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 20वीं शताब्दी से पहले ना 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था ना नेशनल पॉलिटिक्स में, ना के बराबर था, बिल्कुल नाम मात्र का। बट बंगाल में 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट आई ना, तो उस समय महिलाओं को बोला गया था उनको कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। जैसे देखो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने बोला था 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन है इसे अरंधन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाए। अरंधन डे मतलब इस दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 अरंधन डे, इस दिन जो है महिलाएं प्रोटेस्ट करेंगी, वो अपने घर में खाना नहीं बनाएंगी और जो प्रोटेस्ट होंगे वो भी वुमेन ओनली प्रोटेस्ट होंगे। सोच के देखो, प्रोटेस्ट भी कैसा, घर में खाना नहीं बनाना। उसके बाद देखो महिलाओं ने मोबिलाइजेशन सेशन अटेंड किए, मतलब जुलूस वगैरह निकलता था, महिलाएं उनमें हिस्सा लेती थी। कादम्बनी गांगुली, ये वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी इन्होंने, और सवर्णा कुमारी देवी, ये देखो इंडिया की पहली फीमेल नोवेलिस्ट और रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी। इन्होंने देखो कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया। ये सेशन कब हुआ था? 1890 में। प्री में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कादम्बनी गांगुली, वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, इन्होंने कौन से सेशन में हिस्सा लिया था कांग्रेस के? कलकत्ता सेशन 1890। स्पेक्टर में भी ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, जैसे सरला देवी चौधरानी ने ना 1910 में भारत स्त्री महामंडल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और अबिंदरनाथ टैगोर, इनकी एक पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी भारत माता की, ये वाली। कुल मिला के देखो गांधी के आने से पहले ना महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था ना नेशनल पॉलिटिक्स में, वो इतना कुछ खास नहीं था, वो रेवोल्यूशनरी नहीं था, नाम का था, सिंबॉलिक था। बट जैसे गांधी आए इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, उन्होंने देखो महिलाओं के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे जोर दिया। उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि जो ये मूवमेंट्स है ना, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हैं, इनमें महिलाओं का आना जरूरी है। तो भारी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया इन मूवमेंट्स में। गांधी जी ने ना सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया। ये सारे पॉइंट्स डिटेल में अभी आएंगे आगे। गांधी जी ने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे फोकस किया। इसके अलावा एक क्रिटिसिज्म होता है उनका, उन्होंने ना ट्रेडिशनल फेमिनाइन वर्च्यूज पे फोकस किया। आज के समय में देखो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, अब कुछ जो वर्च्यूज है ना वो महिलाओं के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। जैसे महिलाएं ज़्यादा केयरिंग होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनमें ज़्यादा प्यार होता है, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, समझ गए। बट देखो आज के समय में ना ये सब स्टीरियोटाइप हैं। आप ऐसे मैन भी देख सकते हो जो ज़्यादा इमोशनल हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो ऐसा नहीं कि इन क्वालिटीज़ को सिर्फ महिलाओं के साथ जोड़ के देखा जाए। आज के समय में ऐसी ये सारी जो फीचर्स हैं, इनको अगर महिलाओं के साथ जोड़ के देखा जाएगा तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये गलत है। बट उस समय सिचुएशन इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो गांधी जी थे ना वो फेमिनाइन वर्च्यूज़ जैसे प्योरिटी, सेक्रीफाइस, सर्विस, इन पे ज़्यादा फोकस करते थे। और कई बार उन्होंने इन इश्यूज़ पे लिखा अपने वीकली न्यूज़पेपर नवजीवन में। समझ गए? अब पॉइंट्स डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गांधी जी ना ये चाहते थे नेशनल मूवमेंट में ना महिलाएं बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट करें, और ये बात उन्होंने ना साउथ अफ्रीका में सीख ली थी। साउथ अफ्रीका में ना एक एक्ट आया था, ब्लैक एक्ट 1913। इस एक्ट में अंग्रेजों ने प्रोविज़न ये किया था कि जो शादी नॉन वाइट्स की, जो शादी अनरजिस्टर्ड है ना, उसको इलीगल मान लिया जाएगा। मतलब सभी नॉन वाइट्स को शादियां रजिस्टर करवाना जरूरी हो गया था, और जो नॉन वाइट अपनी शादी नहीं रजिस्टर करवाता है वो फिर शादी इलेजिटिमेट हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो पहली बार महिलाएं जेल में गईं अंग्रेजों के इस एक्ट के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। गांधी को देखो ये लगता था ये जो फेमिनाइन वर्च्यूज है ना,
जैसे महिलाएं ज़्यादा टॉलरेट कर पाती हैं, नॉन वायलेंट होती हैं, मोरालिटी, सेक्रीफाइस। गांधी को लगता था कि ये फेमिनाइन जो फीचर्स हैं ना, उनके सत्याग्रह के, उनके नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के बिल्कुल कोर हैं। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस अगर हमें करना है तो इन फेमिनाइन वर्च्यूज़ की आवश्यकता है। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो आज के समय में अगर आप बोलोगे ना ये फेमिनाइन वर्च्यू है तो वो गलत माना जाएगा। आंसर राइटिंग में तो बिल्कुल मत लिखना ये फेमिनाइन वर्च्यू या फिर मस्कुलाइन वर्च्यू। ये आज के समय में स्टीरियोटाइपिंग है और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आगे इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म आएगा भी गांधी का। हाँ, इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है गांधी के लिए जो आइडियल वुमन कैरेक्टर्स थी ना, वो सीता थी, द्रौपदी थी, दमयंती थी। क्यों? क्योंकि देखो सीता ना चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करती थी। चैस्टिटी मतलब मैरिज के बाहर जाकर सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करना, पवित्रता, शुद्धता। रावण ने ना बहुत सारे एडवांसेस दिए, बहुत सारे ऑफर्स दिए सीता जी को, लेकिन सीता का जो सपोर्ट था ना भगवान राम के लिए, वो पूरी तरह से अनरिलेंटलेस था, जबरदस्त था। तो इसलिए गांधी के लिए जो आइडियल कैरेक्टर थी वो थी सीता। इसके बाद द्रौपदी। द्रौपदी देखो काफ़ी चैलेंजेस झेलने के बाद भी ना मल्टीटास्कर थी और एक ज़बरदस्त कंपेनियन थी पांडवास की। और तीसरे नंबर पे दमयंती। दमयंती कौन थी? दमयंती के कैरेक्टर के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, 20 सेकंड में बता देता हूँ। महाभारत में एक कैरेक्टर अपीयर हुआ था दमयंती का और काफ़ी सुंदर थी। यूँ बोला जाता है कि इनके स्वयंवर में मोर्टल किंग्स के अलावा, मतलब उस समय जो राजा जीवित थे उनके अलावा इवन गोड्स भी आए थे। लेकिन इनकी शादी होती है राजा नल के साथ में। राजा नल के साथ में इनकी शादी होती है, जिसकी वजह से राजा नल को श्राप भी मिलता है। अब कारण में मत जाइएगा। उस श्राप के कारण ना, उस श्राप के आवेश में आके ये दमयंती को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी दमयंती जो है वो इनके प्रति लॉयल रहती हैं पूरी तरह से। और यही जो खूबी है ना जिसके लिए दमयंती की तारीफ होती है। इवन पति ने छोड़ दिया फिर भी वो लॉयल रही और बाद में पति के साथ में मिल गई, पति के लिए उन्होंने काम किया। तो इसी वजह से इनका कैरेक्टर याद किया जाता है, लॉयल्टी टूवर्ड्स हस्बैंड इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो महात्मा गांधी के लिए ये आइडियल कैरेक्टर थे, सीता, द्रौपदी, दमयंती। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो वैसे गांधी बोलते थे कि महिलाओं को कि आप डोमेस्टिक रोल से बाहर आ जाओ, बट देखो जब वो प्योर एंड वर्चुअस वुमनहुड की बात करते ना, तो इससे ना महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती। जैसे अब महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया नेशनल पॉलिटिक्स में, बट ना उसमें सेक्स वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी की डेफिनेशन के हिसाब से वो प्योर नहीं थी, वो मोरल स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरती थी। तो वहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट हो गया। एक तो वुमेन ऑन द स्ट्रीट वो प्योर है, वो मोरल स्टैंडर्ड्स वाली हैं, लेकिन वो महिलाएं जो स्ट्रीट्स पे नहीं है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं प्रोटेस्ट में, मतलब वो मोरल स्टैंडर्ड वाली नहीं है, वो प्योर महिलाएं नहीं हैं। इवन देखो साबरमती आश्रम जब सेटअप किया गया था ना, तो गांधी ने ना उन महिलाओं को रिक्रूट किया आश्रम के लिए जो मतलब बिल्कुल आइडियल थी गांधी की डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे मीरा बहन है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट थी, आश्रम में रही गांधी के साथ में। वो अपनी बुक द स्पिरिट पिलग्रिमेज में ये लिखती हैं, गांधी ने ना एक कंडीशन रख दी थी कि कोई आश्रम में आना चाहता है तो वो उस महिला को अपनी गोल्ड जो ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी वगैरह छोड़नी पड़ेगी स्वराज के लिए, तब जाके वो आश्रम में आ सकती हैं। इवन गांधी की जो वाइफ थी ना कस्तूरबा गांधी, वो भी ना खुश नहीं थी। मतलब अगर बात आती ना कि हाँ उन्हें आश्रम में लोअर कास्ट की महिलाओं के साथ रहना पड़ेगा, तो इससे वो नाखुश होती थी कस्तूरबा गांधी। और उस समय काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही थी। तो इन अफवाहों को दूर करने के लिए ना गांधी ने एक यंग दलित गर्ल लक्ष्मी को अडॉप्ट किया था। वो डॉटर थी एक कपल की जो 1915 में आश्रम में आया था, दूधा भाई और दानी बेन। ये डिटेल काम की नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि हाँ अफवाहें थीं कि कस्तूरबा गांधी खुश नहीं है कि लोअर कास्ट महिलाओं के साथ में रहना पड़ेगा। और उन अफवाहों को दूर करने के लिए गांधी ने ना एक दलित लड़की को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था लक्ष्मी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो गांधी के आने से पहले ना जैसे जो प्रोटेस्ट चलते थे ना लिकर शॉप्स के अगेंस्ट कि हाँ प्रोहिबिशन होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, तो पहले ना ये प्रोटेस्ट मेल किया करते थे। अब इनमें से
बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद से आप थोड़ी बहुत कभी कभी लगा लेते होंगे एक दो पैक। तो इस वजह से ना वो प्रोटेस्ट ज़्यादा सफल नहीं होते थे, आधे अधूरे मन से वो प्रोटेस्ट होते थे मैन के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, इन प्रोटेस्ट को ना वुमेन जो वॉलंटियर है ना उनको करने दो। तो बाद में जब महिलाएं इस प्रकार के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगी गांधी जी के आह्वान के बाद, तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी सफल होने लगे। बाद में देखो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये जो खादी है, चरखा है, प्रोहिबिशन है, मतलब शराबबंदी है, इन सब को ना जो वुमेन विंग है कांग्रेस पार्टी की वो आगे लेके गई। उस समय सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने ना कई सारे वेल कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स बनाए इन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, और वो ऑरेंज साड़ीज़ में ये प्रोटेस्ट किया करती थी, जो उस समय काफ़ी सक्सेसफुल रहे। सरोजनी नायडू ने तो देखो बाद में धरसाना साल्ट मार्च में हिस्सा लिया। कानपुर कांग्रेस सेशन जो 1925 में हुआ था, इस 1925 के कानपुर सेशन को प्रिजाइड किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। तो इन चीज़ों ने यह साफ कर दिया था कि महिलाएं सिर्फ चरखा वगैरह में, खादी में, या फिर सिर्फ लिकर सोप्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करने के लिए महिलाएं तैयार हैं। बाद में देखो सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में जब कराची सेशन हुआ था ना, तो उस समय महिलाओं के राइट्स की काफ़ी बात हुई, काफ़ी चर्चा हुई। एक चार्टर प्रेजेंट किया गया था, चार्टर ऑफ राइट्स। उसमें बोला गया था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। तो ना उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली वुमेन बनी भारत में। प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पहली वुमेन बनी भारत में जो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई, और इसके लिए प्रयास किए थे मार्गरेट कजिन्स ने। मार्गरेट कजिन्स जो थी वो ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल की फाउंडर थी। अब यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन बनता है, जो ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल की अध्यक्ष थी, फाउंडर थी, वो कौन थी? मार्गरेट कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स बाद में देखो लिखती भी हैं कि जब ना बॉम्बे में महिलाएं जेल जाने लगी काज के लिए, नेशनल फ्रीडम के लिए, तो ये अपने आप में देखो बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व था। जैसे देखो रानी गडिनलियू का एग्जाम्पल दिया जाता है, नागालैंड की। इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, और अंग्रेजों ने इन्हें जेल में रखा। और जब इन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी ना, इनकी उम्र बहुत कम थी, बच्ची थी। तो ना अंग्रेजों ने जेल में रखा 1931 से, जब तक आज़ादी नहीं मिली। जब देश आज़ाद हो गया था तभी इन्हें छोड़ा गया था। फिर तो देखो और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हो गई, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया बनी 1925 में। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? मेहरबाई टाटा, कॉर्नेलिया सोराबजी, और ये नाम है महारानी सुचारू देवी। फिर 1927 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ये फिर से मार्गरेट कजिन्स के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया महिलाओं के लिए राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 लाने में। चलो ये तो बात कर ली हमने, बट देखो इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं गांधी जी का क्यों क्रिटिसिज्म होता है उनका वुमेन राइट्स इश्यूज पे। उनका क्रिटिसिज्म देखो इसलिए होता है, गांधी जी ने ना पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी ना, एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड या फिर रिलीजियस ड्यूटीज़, वो महिलाओं के कंधे पर डाल दी थी। उनको लगता था ये सोसाइटी में जो बीमारियां हैं ना, सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं, उनका सॉल्यूशन है। और वो देखो मेल की एजुकेशन, मैन और वुमेन की एजुकेशन में ना फ़र्क करते थे, क्योंकि गांधी को लगता था दोनों में नेचुरल डिफरेंसेस हैं। चाइल्ड रियरिंग, बच्चों को पालना, ये महिलाओं का काम है। उनको लगता था अगर महिलाएं अपना ये काम ठीक से करेंगी ना, तो इससे देश के करैक्टर का अच्छा निर्माण होगा, मतलब बच्चों में अच्छी वैल्यूज़ आएंगी और वो बच्चे आगे जाके देश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मतलब बच्चा पालना, इसका मतलब है नेशन के करैक्टर बिल्डिंग का काम। इसके अलावा देखो गांधी की ये सोच कि विलेज लाइफ को अपनाओ, महिलाओं से आह्वान करना कि वो चैस्टिटी की तरफ जाएं, पवित्रता की तरफ जाएं, लस्ट को छोड़ें। अब ये जो चीज़ें थी ना, कुछ ये मॉडर्न इंडियन वुमेन को अच्छी नहीं लगती थी। इसके अलावा आइडियल वुमेन के रूप में गांधी देखते थे सीता, द्रौपदी, मीरा और दमयंती, इन सब को, क्योंकि इन महिलाओं ने सेक्रीफाइस दिए। बट देखो क्या सेक्रीफाइस देना,
विदाउट एनी रेसिप्रोकल मोरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैन, ये सही था। कहीं ना कहीं देखो ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों तरफ से एक्सपेक्टेड होती हैं, मैन की तरफ से और वुमेन की तरफ से, तभी रिश्ता बनता है। बट महिलाओं से एक्सपेक्ट करना और मैन से कुछ ना एक्सपेक्ट करना ये भी गलत था। और देखो महिलाओं को सीमित रखना चरखा तक या फिर खादी तक, वो भी आइडिया ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को अट्रैक्ट किया इस आइडिया ने। तो इसी वजह से रामपुर की जो हजारा बेगम थी ना, वो एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों वो गांधी की स्ट्रेटजी की तरफ नहीं अट्रैक्ट हुई। वो बोलते हैं कि गांधी की स्ट्रेटजी ने ना तो देखो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करवाया और ना ही उनको मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा कि आप अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़िए। तो ये हमने गांधी का क्या पर्सपेक्टिव था वुमेन इश्यूज़ के बारे में वो समझा। चलते हैं आगे, जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। देखो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने कुछ काम किए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे और पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन था ना के बराबर था। स्वदेशी मूवमेंट में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अरंदन डे, महिलाएं घर में खाना नहीं बनाएंगी, पहली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भारत स्त्री महामंडल, कदम्बली गांगुली, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस सेशन में। बट फिर होती है गांधी की एंट्री। गांधी का क्या विजन था? गांधी का देखो ये कहना था कि नॉन वायलेंस सत्याग्रह चल सकता है सिर्फ फेमिनाइन वर्च्यूज़ पे। गांधी ने देखो वेस्टर्न जो वैल्यूज़ थी उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला इंडियन ट्रेडिशन और वैल्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और ट्रेडिशनल वर्च्यूज़ दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। गांधी के आने के बाद में ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिला नेशनल मूवमेंट में। गांधी ने फोकस दिया वाइफ फूड से सिस्टरहुड पर। आइडियल माना गांधी ने सीता, द्रौपदी और दमयंती, इन सब को। इसके अलावा चरखा और खादी पे काफ़ी फोकस किया और बोला कि महिलाएं इनसे सेल्फ रिलायंट हो सकती हैं, सेल्फ सस्टेन कर सकती हैं। वो देखो प्योर एंड वर्चुअस वुमनहुड पे काफ़ी फोकस करते थे। गांधी के आने के बाद क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और ये जो पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ ना सिर्फ सोशल प्रोटेस्ट में बल्कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में भी। जैसे कमला देवी पहली वुमन थी जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, और सरोजिनी नायडू के बारे में हमने डिस्कस किया। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। लेकिन देखो क्रिटिक ये है गांधी की फिलोसफी का, सबसे पहली चीज़ ये चरखा वगैरह का जो आइडिया था महिलाओं की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो सही नहीं था, कोई खास ज़बरदस्त आइडिया नहीं था। और गांधी हाउस होल्ड ड्यूटीज़, महिलाओं के लिए हाउस होल्ड ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, रिलीजियस ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, जेंडर बेस्ड एजुकेशन में वो फ़र्क करते थे, मतलब उनकी सोच में फ़र्क था क्योंकि उनको लगता था नेचुरल डिफरेंस है मैन और वुमेन के बीच में। महिलाओं से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना, सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें विदाउट एनी रेसिप्रोसिटी, मतलब मैन से कुछ ना एक्सपेक्ट करना, ये भी गलत था। और उनके कुछ आइडियाज़ मॉडर्नाइजेशन के कन्फ्लिक्ट में थे, जैसे विलेज लाइफ एडुकेसी और महिलाएं चैस्टिटी को अपनाएं, लस्ट को छोड़ दें, ये सब। तो ये क्रिटिक है गांधी के पर्सपेक्टिव का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टॉक्सिक वर्क कल्चर से संबंधित है। अपना सिलेबस में एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 2 में सरकार के जो पॉलिसीज है वहाँ से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। इवन इकोनॉमी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस इशू से संबंधित। क्या कंटेस्ट है? देखो 26 ईयर ओल्ड एना सेबेस्टियन, ये पुणे में EY कंपनी की एक एम्प्लॉय थी, लेकिन 9 सितंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई। वैसे देखो ये बिल्कुल स्वस्थ थी और हाल ही में इन्होंने CA का एग्ज़ाम क्लियर किया था, काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, फिट थी, लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होना काफ़ी हैरान करने वाला था। बाद में देखो इनकी मदर ने एक लेटर लिखा EY कंपनी को, जिसमें उन्होंने बताया कि एना जो थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी, फिट थी, लेकिन बस वर्क प्रेशर के चलते थोड़ा स्ट्रेस में थी और इस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि बाद में EY कंपनी ने काफ़ी इनसेंसिटिव ढंग से ये बोल दिया कि हमारे यहाँ पे सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत करते हैं। बट देखो एना की मदर ने जब ये लेटर लिखा था तो उस समय ये इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया, एक डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या हमारे देश में टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। देखो अक्सर आप देखते हो जैसे यूट्यूब पे रील्स होती हैं,
कैसे मेहनत को ना बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है। देखो वैसे मेहनत को ग्लोरीफाई करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ओवर ग्लोरीफाई करने में गलत है, मतलब ओवर मेहनत को ग्लोरीफाई करना गलत है। जिंदगी में आए हैं तो देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट कई बार ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि कोई इनिशियल डेज में जो स्टार्टअप वाले हैं वो 18-18 घंटे काम करते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। जैसे इन्फोसिस के जो फाउंडर थे ना, नारायण मूर्ति, उन्होंने ये बोला था कि यूथ को ना एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, इससे देश बिल्ड होगा, नेशन बिल्डिंग होगी। बाद में देखो ओला के जो फाउंडर थे भावेश अग्रवाल, उन्होंने भी इसी का सपोर्ट किया। दूसरे कई सीईओज ने भी बोला कि हाँ 18-18 घंटे काम करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और देखो दिक्कत वाली बात पता क्या है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया ना, अब आप सोच के देखिए उनकी कंपनी में क्या हालात होंगे एम्प्लॉइज़ को, जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ 18 घंटे काम करना चाहिए एम्प्लॉइज़ को। एनसीआरबी का डेटा कहता है एक हफ्ते में ना 50 डेथ्स होती हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देखो ज़्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है? इसका आंसर है बिग नो। एक लेवल के बाद देखो एक दिन में हम काम करते हैं ना, दिमाग ठप पड़ने लगता है, इंसान कुछ सोच नहीं पाता और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे देशों में ना एक हफ्ते में 4 वर्किंग डेज होने स्टार्ट हो गए हैं। अब वहाँ पे सोच बल्कि ये डेवलप हो रही है कि इंसान ने जन्म लिया है जिंदगी जीने के लिए, ना कि काम में बिताने के लिए। बट हमारे देश में 18 घंटे काम करना चाहिए, 20 घंटे काम करना चाहिए। देखो काम करना जरूरी है, मतलब, लेकिन एक बैलेंस भी होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस। मानता हूँ हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमें बहुत कुछ करना है, बट सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, घंटे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। और स्मार्ट वर्क करने के लिए इंसान को आप सोचने का टाइम तो दो। दिन में अगर वो 18 घंटे आप उससे काम करवाओगे तो वो सोचेगा कैसे स्मार्टली काम करने के लिए? यही तो बात है ना। देखो कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का सौरभ लड्डा आईआईटी से पास आउट और आईएम से पास आउट, 2 टफेस्ट एग्जाम उसने क्लियर किए, लेकिन सुसाइड कर लिया। रीजन वर्क प्रेशर। अब देखो होता क्या है, हमारे देश में ना एम्प्लॉइज़ को कैसे मजबूर कर लिया जाता है ओवर टाइम करने के लिए, जिसके उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। जॉब है 8 घंटे की, लेकिन उनसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, और 4 घंटे एक्स्ट्रा काम, लेकिन इसके कोई पैसे नहीं। और जो ना करे फिर ये मान लिया जाता है कि वो लॉयल नहीं है कंपनी के प्रति, कंपनी की ग्रोथ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे देश में ना आपको पता है जॉब्स कम हैं और जॉब मांगने वाले ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ना कई बार ना ऐसा फील करवाया जाता है एम्प्लॉय को कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ, दुनिया है जो जॉब मांगने के लिए तैयार बैठी है। और उसका देखो इंटरव्यू कंडक्ट किया, पूरी प्रोसेस से उसको सिलेक्ट किया, इस बात पे तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन बस हमने तुम्हें जॉब दी है मतलब एहसान किया है, उस फीलिंग के साथ एम्प्लॉय को कई बार ट्रीट किया जाता है। और दूसरा देखो कई बार ना अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए जाते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट कई बार दे दिए जाते हैं और वो टारगेट कई बार पूरे नहीं होते, और इस वजह से ना एम्प्लॉय गिल्ट में रहता है कि हमें टारगेट दिया गया था, हमने वो टारगेट पूरा नहीं किया। भाई तुमने टारगेट दिया ही अनरियलिस्टिक है, वो पूरा वैसे भी नहीं होना था, बट इसकी वजह से ना तुम एम्प्लॉयज़ को गिल्ट में रख रहे हो। और इवन देखो मुझे तो इस बात का दुख होता है, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं ना, मेरी कई बार बात होती है दूसरे टीचर्स से भी जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, टारगेट सिस्टम वहाँ भी कि इस महीने में इतने एडमिशन करवाने हैं। भाई आप किसी को फोर्स थोड़ी ना करोगे यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए, तभी तो फिर वो कोई कंपनी बायजू जैसी बन जाती है और फोर्स सेलिंग होती है, मिस सेलिंग होती है। समझ गए? एजुकेशन सिस्टम में टारगेट होने ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। और देखो देश को भी ना नुकसान ही होता है इससे। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से कितने लोग बीमार हो जाते हैं, कितने सुसाइड्स हो जाते हैं, कितने एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। कुछ लोग कुछ समय के लिए नहीं कर पाते, कुछ लोग ज़्यादा समय के लिए नहीं कर पाते, तो इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है ना। आप दूसरे देशों से सीखो, राइटर लास्ट में बोलते हैं आप दूसरे देशों से सीखो। जैसे साउथ कोरिया में ना घंटे फिक्स कर दिए कि एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करवाया जा सकता है। चलो अगर आप ओवरवर्क का पैसा दोगे तो मैक्सिमम 52 घंटे, एक दिन में 8 घंटे, लेकिन ओवरवर्क दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा
फिक्स कर दिए। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का केस डिस्कस किया था। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट आ रहा है कि घर जाने के बाद आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हो, और कोई आपको ऑफिस से कॉल आए, आपकी मर्जी है, आप उस फ़ोन का रिप्लाई करना चाहते हो नहीं करना चाहते। तो जहां देखो वेस्टर्न कंट्रीज एक कदम आगे जा रही हैं, और इंडिया में एना सेबेस्टियन जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी दुख की बात है। सरकार को इस मामले में देखो रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जल्दी से कीवर्ड्स के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। मोरल पुलिसिंग। मोरल पुलिसिंग क्या होता है? जैसे आप अक्सर देखते हो ना, वैलेंटाइन डे पे कुछ जो ग्रुप्स हैं वो अगर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं तो उनको पनिश करते हैं, उनको उठक बैठक निकलवाते हैं। अब ये देखो वो ना कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे इवन कई बार गोरक्षा के नाम पे कुछ जो ग्रुप्स हैं वो एक्शन ले लेते हैं। ऐसे लोग देखो ये नहीं देखते कि हाँ ये चीज़ कानून के अगेंस्ट है या फिर कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। वो बोलते हैं कि ये इमोरल है, हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड पे ये चीज़ खरा नहीं उतरती, इसलिए पुलिस कुछ नहीं करती, इसलिए हम एक्शन ले रहे हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट। ये लोग, इन लोगों की सोच ऐसी होती है जो मोरल पुलिसिंग करते हैं। ये गलत क्यों है? गलत देखो काफ़ी रीजंस की वजह से हैं। ये वल्नरेबल सेक्शंस, खास करके वुमेन के फंडामेंटल राइट्स का स्प्रेशन है, और एक्स्ट्रा जुडिशल है। कानून के बाहर जाके ये विजिलेंटे वाले जो ग्रुप्स हैं, मोरल पुलिसिंग वाले जो ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं। इससे सोसाइटी में एनार्की आती है, मतलब कोई भी कुछ भी करने लगेगा, ऐसे तो कानून अपने हाथ में लेने लगेगा तो समाज का जो ट्रस्ट है कानून के ऊपर से, पुलिस के ऊपर से, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रकार के ग्रुप से ना, विजिलेंटे ग्रुप्स और मोरल पुलिसिंग वाले ग्रुप से ना इंस्टेंट जस्टिस की डिमांड बढ़ती है। बाद में कई बार मॉब लिंचिंग भी हो जाती है, भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है अगर उनको लगता है कि ये जो काम है वो मोरालिटी के अगेंस्ट है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पुलिसिंग इंप्रूव करो, किसी को भी कानून अपने हाथों में मत लेने दो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को में रिफॉर्म्स लेके आओ, ताकि अगर कोई कानून के विरुद्ध काम कर रहा है तो उसे तो देखो सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मास अवेयरनेस कैंपेन चलाओ और लोगों को मोटिवेट करो कि वो देखो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलें, और मोरालिटी अलग अलग तरह की कई बार हो सकती है, टाइम चेंज हो चुका है, ऐसे कैंपेन हमें चलाने की आवश्यकता है। और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जैसे वैलेंटाइन डे पे पार्क, यहाँ पे पुलिसिंग इंक्रीज हो ताकि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग एंड वॉलंटियर ग्रुप्स भी इस्टेब्लिश किए जाएं, जो देखें अगर देखो इस प्रकार के लोग मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं तो वो पुलिस को सूचना दें और पुलिस वहाँ पे पहुँचे, मोरल पुलिसिंग वाले लोगों को रोके। तो ये था मोरल पुलिसिंग। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, आप बताइए। ये लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है मोरल पुलिसिंग से संबंधित। 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।